गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अलग जो पॉइंट है, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनका अध्ययन करेंगे। हमारे भारतीय संविधान में अनेक विशेषताओं का समावेश किया गया है। उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम अगली जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण। हमारे देश के जो नेता थे वो ऐसा संविधान बनाना चाहते थे कि हमारे देश में शक्तियों का विभाजन भी रहे, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वो शक्तिशाली बनी रहे। इसलिए हमारे देश में एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण किया गया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे देश में शक्तियों का विभाजन होते हुए भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन होते हुए भी वो विशेष परिस्थितियों में एक हो जाते हैं। इसलिए इसमें संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का मिश्रण है। संविधान में हमारे देश में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ, कि हमारे देश में राज्य सरकार को स्वायत्तता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन फिर भी हमारे देश में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अगर हमारे देश में कभी आपातकाल लग जाए तो उस समय राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता। समवर्ती सूची हमारे देश में शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य संघ केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार करती है। और समवर्ती सूची वो है जिस पर दोनों ही सरकारें निर्णय दे सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अगर कभी दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विरोधाभास आ जाए तो उस समय केंद्र सरकार के निर्णय को प्रमुखता दी जाएगी। इसलिए कहा गया है कि समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती है, जबकि हमारा भारत का संविधान बनाया गया था उस समय सूचियों के माध्यम से विषयों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जो उस समय नहीं थे, जैसे कि साइबर कानून वगैरह। ये जो ऐसे विषय हैं ये हमारे देश के संविधान या यूँ कहें कि सूचियों में बाद से जोड़े गए हैं। तो ये सारी शक्तियाँ हमारे केंद्र के पास होती है। आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता का अर्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में भारत और राजस्थान कहीं का भी नागरिक हो, लेकिन वो कहलाएगा सिर्फ भारत का। एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था वो होती है जिसमें कि राज्यों पर अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का होता है और वो हमारे देश के हर नागरिक और हर व्यवस्था को मानना पड़ता है। अखिल भारतीय सेवाएं। संसद को राज्यों के पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ शामिल हो गया है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो बोर्ड के प्रश्न हैं उसमें आ सकता है कि धारा 370 को कब हटाया गया या वो किससे संबंधित थी। तो राज्यों के पुनर्गठन, अब हमारी भारत की सरकार जम्मू कश्मीर में भी राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसको नियुक्त करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता। हमारे देश की
जो राज्यों की सरकारें हैं वो केंद्र पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती है। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भारतीय संघ विश्व की अन्य संघीय व्यवस्थाओं से भिन्न है। दुर्गादास बसु के अनुसार एक ही संविधान में परिसंघ व एकीक प्रणालियों का यह अनूठा मिश्रण है कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी इस तरीके की एकीकृत या एकात्मक व्यवस्था एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। आगे इसी बिंदु पर हमारा चैप्टर भी आएगा। हमारा अगला जो बिंदु है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार और शासन व्यवस्था तभी उचित ढंग से कार्य करेगी जब वहाँ की न्याय व्यवस्था सही होगी। अगर सरकारों या न्यायालय के द्वारा सही न्याय नहीं किया जाएगा जनता के साथ, तो वहाँ की सरकार ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो इसीलिए हमारे भारत में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया है। हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश किसी के भी अधीन रहकर कार्य नहीं करते। हमारे देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या चाहे कोई आम नागरिक हो, सभी के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था है। हम मौलिक अधिकारों में इसका अध्ययन करेंगे कि अनुच्छेद 14 में लिखा भी गया है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। हमारे देश में आम नागरिक या बड़े से बड़ा अधिकारी न्यायपालिका का रक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हम पढ़ते हैं प्रजातंत्र के रक्षण, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ये शब्द सैद्धांतिक है। व्यवहार में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती है तथा उन्हें महाभियोग द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। न्यायपालिका को उन्हें संवैधानिक प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित भी कर सकती है। नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रच्छा आदि लेखों को जारी किया जा सकता है। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश का न्यायाधीश स्वतंत्र होकर कार्य करे, इसलिए उनको पर्याप्त वेतन भत्ते दिए गए हैं, उनकी नियुक्ति की विशेष व्यवस्था की गई है, उनको पद से हटाने की विशेष व्यवस्था की गई है। तो इन सभी कार्यों की वजह से हमारा जो न्यायाधीश है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा और स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। तो इसीलिए हमारे देश की न्यायपालिका जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और एक अनूठी विशेषता है। हमारे देश में गरीब और अमीर की खाई सदा से ही विद्यमान रही है। हमारे देश में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये जो शोषण की जो व्यवस्थाएं हैं ये काफ़ी समय से चली आ रही है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ
तब हमारे जो नेता थे देश के, उनका यही सबसे बड़ा मकसद था कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले और किसी का शोषण नहीं हो। इसीलिए उन्होंने हमारे देश में हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को जोड़ा जिससे कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की अगली जो विशेषता है उसका हम अध्ययन करेंगे। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों को सुरक्षा। हमारे देश के जो ये वर्ग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सभी वर्गों को आगे लाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है जिसको हम आरक्षण कहते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग जो हाशिए पर छूट गए हैं, उन्हें धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आवश्यक है। तभी क्षमता पर आधारित सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना संभव होगी। अगर हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं की जाती तो ये जो अमीर, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग जो है, ये वाली खाई जो है वो और भी गहरी हो जाती। लेकिन सभी को समान स्तर पर लाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास था। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्रों, नागरिकों को सेवाएं, विधानमंडलों और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण भी प्रदान किया गया है। जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ के लोगों के लिए उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जो कि धारा 371 ए, बी, सी, डी इनके माध्यम से जोड़ी गई है। संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक विशेष प्रावधान किए गए हैं। 73वें व 74वें संविधान संशोधन, जो कि हमारे ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, उस निकायों में महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं 1/3। हमारे देश में पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण से संबंधित विधेयक विचाराधीन है, अर्थात अभी तक पारित नहीं हुआ है।